कहानी की शुरुआत में हरमानी को एक झील के बीचों बीच बोटिंग करते हुए दिखा जाता है। ये उसका पसंदीदा समय होता है जब वो खुद के साथ शांति महसूस कर सकती थी। तभी उसका फोन बजता है, लेकिन वो कॉल उठाने के बजाय फिर से बोटिंग में लग जाती है। इसके बाद हम उसके नॉर्मल जीवन की झलक देखते हैं। हरमानी एक वाटर कंपनी में काम करती है, जहां उसे दिन भर कस्टमर्स की खरी खोटी सुननी पड़ती है। दिन पहले ही मुश्किल था, लेकिन घर जाते समय उसकी कार भी खराब हो जाती है। इस परेशानी से निपटने के लिए वो अपने दोस्त मर्सर को बुलाती है, जो कार ठीक करने का काम करता है। मर्सर की जॉब काफी अच्छी थी, फिर भी जब उसने हरमानी को रात के डिनर पर चलने के लिए पूछा तो उसने मना कर दिया। घर पहुंचने के बाद हरमानी अपने माता पिता के साथ डिनर करती है। उसके माता पिता मर्सर के बारे में जानते थे और चाहते थे कि हरमानी उसे डेट करे, लेकिन हरमानी को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता। फैमिली डिनर के दौरान हमें एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके पिता को गंभीर बीमारी ने जकड़ रखा है और अब उनका इलाज इंश्योरेंस से कवर नहीं हो पा रहा। हरमानी इस खबर से परेशान हो जाती है, लेकिन फिलहाल वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसी बीच हरमानी को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसकी दोस्त एनी उसे कॉल करके बताती है कि उसकी कंपनी द सर्कल में 100 नए हायरिंग्स हो रही हैं। अगर हरमानी चाहे तो इंटरव्यू दे सकती है। ये सुनकर हरमानी एक्साइटेड हो जाती है और अगले ही दिन वो द सर्कल कंपनी के हेडक्वार्टर पहुंच जाती है, जहां उसका इंटरव्यू होना था। लेकिन ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू नहीं था। हरमानी इंटरव्यू पास कर जाती है और अब वो द सर्कल कंपनी का हिस्सा बन चुकी होती है। इंटरव्यू पास करने के बाद हरमानी को कंपनी के अंदर कई डिपार्टमेंट्स दिखाए जाते हैं। एनी उसे कंपनी के अलग अलग ऑफिसेस घुमाती है और हरमानी देखती है कि द सर्कल एक बहुत ही हाई टेक और आधुनिक वर्क प्लेस है, और यहाँ तक कि बुद्धिस्ट मॉन्क्स भी नजर आते हैं। ये देखकर वो काफी हैरान रह जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने सवालों के जवाब पूछ पाती, एनी उसे वहीं छोड़कर किसी और काम के लिए चली जाती है। अब हरमानी की ट्रेनिंग शुरू होती है। उसे सिखाया जाता है कि कस्टमर से सही तरीके से बात कैसे करनी है और उनकी दी गई रेटिंग्स उसकी जॉब के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 90% से ऊपर की रेटिंग को अच्छा माना जाता है, लेकिन उसकी दोस्त एनी उसे बताती है कि पहले हफ्ते में 87 भी अच्छा स्कोर है। इसके बाद शुक्रवार को द सर्कल की एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे कंपनी का सीईओ बेली होस्ट करता है। बेली एक मजाकिया और करिश्माई इंसान है, लेकिन उसके भाषण के दौरान वो सी चैन नाम की एक प्रोडक्ट को लॉन्च करता है। सी चैन एक छोटे सिक्के जैसा कैमरा है, जिसे इस मकसद से बनाया गया कि गलत काम करने वालों को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सके। इसके बाद एनी हरमानी को एक ऐसी जगह पर ले जाती है जहां कोई कैमरा नहीं था। वहां वो आराम से बैठकर किसी भी टॉपिक पर खुलकर बातचीत कर सकते थे, लेकिन एनी को जल्दी फ्लाइट पकड़नी थी, इसलिए वो जल्द ही वहां से निकल जाती है। अब हरमानी अकेली रह जाती है और वापस पार्टी में जाने का फैसला करती है। पार्टी में वो अनजान व्यक्ति से बात करने की कोशिश करती है, ये सोचकर कि शायद वो भी यहाँ पर काम करता होगा। हरमानी उससे पूछती है, क्या आप यहाँ पर नए हैं या फिर आप भी बॉस की नजर में गुफी हैं? यानी कि कंपनी के अंदरूनी लोगों के लिए ये एक मजाकिया शब्द है। लेकिन वो व्यक्ति अचानक किसी बहाने से वहां से चला जाता है, जैसे कि उसे कोई जरूरी काम याद आ गया हो। अब हरमानी को फिर से अकेला छोड़ दिया जाता है। वीकेंड पर हरमानी अपने पेरेंट्स के साथ समय बिता रही थी। वो सभी साथ में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी बेटी देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी द सर्कल में काम करने लगी है। लेकिन हरमानी के पेरेंट्स अब भी उसकी सेटिंग्स मर्सर से करवाने की कोशिश कर रहे थे। हरमानी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और इस बार उसने मर्सर से कुछ ऐसा कह दिया जो शायद उसे कहना नहीं चाहिए था। बातचीत खराब हो जाती है और हरमानी अंदर चली जाती है, लेकिन तभी अचानक उसके पापा को उनकी बीमारी का अटैक आता है। उसकी माँ उन्हें अंदर ले आती है और हरमानी ये सब देखकर बहुत ही टूट जाती है। इस दुख को निकालने के लिए वो बोटिंग करने चली जाती है। बोटिंग के दौरान वो खूब रोती है। अब हरमानी का द सर्कल में दूसरा हफ्ता शुरू होता है। वो कंपनी के ब्रेक रूम में बैठकर न्यूज देख रही होती है, जिसमें गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स कह रहे होते हैं कि वो द सर्कल का असली मकसद जानना चाहते हैं। तभी उसकी तरफ 2 एम्प्लॉय आते हैं जो कहते हैं कि उसने वीकेंड में कंपनी के अंदर ना रहकर अच्छे अच्छे इवेंट्स और पार्टीज को मिस किया है। वो हरमानी के बारे में पूछने लगते हैं कि वो इस वीकेंड कहाँ थी। फिर वो उसे बताते हैं कि द सर्कल अपने एम्प्लॉयज की हर जानकारी रखता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो उसके फादर की हेल्थ कंडीशन के बारे में पहले से ही जानते थे, जबकि हरमानी ने कभी इसका जिक्र किया ही नहीं था। वो उसे 8000 ग्रुप मैसेज पढ़ने के लिए कहते हैं, ताकि वो कंपनी के हर अपडेट से अप टू डेट रह सके। अब हरमानी पूरी तरह से काम में डूब जाती है। वो ज्यादा मेहनत करती है और उसकी रेटिंग्स परफेक्ट स्कोर तक पहुंच जाती है। काम के दौरान हरमानी की माँ का अचानक वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि उसके पिता की तबीयत बिगड़ती जा रही है। हरमानी ये सुनकर अंदर से टूट जाती है, क्योंकि काम की वजह से वो अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रख पा रही थी। इसी दौरान वीडियो कॉल के बैकग्राउंड में मर्सर के लाए हुए हिरण के सींग दिखाए जाते हैं। हरमानी बिना ज्यादा सोचे समझे उस फोटो को द सर्कल के ग्रुप में पोस्ट कर देती है। इसके बाद हरमानी को डॉक्टर जेसिका से मिलवाया जाता है। डॉक्टर जेसिका उसके हाथ पर एक बैंड बांध देती है, जो उसकी डेली हेल्थ डेटा को द सर्कल के क्लाउड स्टोरेज में स्टोर करेगा। अब हरमानी अपने टैबलेट पर अपनी हेल्थ रिपोर्ट देख सकती थी। डॉक्टर जेसिका उसे सुझाव देती है कि वो अपने पेरेंट्स का इलाज द सर्कल के अंदर ही करा सकती है। हरमानी ये सुनकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। वो अपनी माँ को कॉल करके बताती है कि
ये उसके पिता को बचाने का एक बड़ा मौका हो सकता है। इसके बाद सर्कल की एक नई कॉन्फ्रेंस होती है जिसे टॉम होस्ट कर रहा होता है। इस कॉन्फ्रेंस में एक सीनियर सेनेटर भी आई हुई थी जो कंपनी के ट्रू यू प्रोजेक्ट की तारीफ कर रही थी। ट्रू यू एक डिजिटल पेज था जिसमें अपना डेटा शेयर करना पूरी तरह से सुरक्षित माना जाता था। कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से एक पार्टी रखी जाती है। यहाँ हरमानी की एक कोवर्कर उसे बताती है कि कंपनी एक ऐसे डिवाइस पर काम कर रही है जिससे छोटी बच्चियों को दरिंदों से बचाया जा सकता है, लेकिन ये किसी हैंड बैंड से नहीं बल्कि एक चिप से होगा जिसे हड्डियों के अंदर फिट किया जाएगा। हरमानी अभी इस बारे में सोच ही रही थी कि इसमें कितनी सच्चाई है, तभी उसे वही काला शख्स फिर से नजर आता है जिससे वो पहले पार्टी में मिली थी। ये कलेबू अभी भी फोन में व्यस्त था। जब हरमानी उसके पास जाती है तो वो तुरंत अपना फोन जेब में रख लेता है। कुछ बातचीत के बाद वो शख्स उसे नीचे एक खास जगह पर ले जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि ट्रू यू का असली क्रिएटर वही है और उसका नाम टाइलर है। ये जगह ट्रू यू के डेटा को स्टोर करने की असली लोकेशन थी। अब हरमानी को समझ में आने लगता है कि कंपनी के भीतर बहुत कुछ ऐसा है जिसे छुपाया जा रहा है। अगले दिन हरमानी से मिलने मर्सर आता है, लेकिन वो काफी डरा हुआ और गुस्से में था। मर्सर उसे बताता है कि उसे लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और ये सब सिर्फ उस फोटो की वजह से हुआ था जो हरमानी ने शेयर की थी जिसमें हिरण के सिंग दिख रहे थे। अब लोग उसे हिरण हत्यारा समझ रहे थे और सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल कर रहे थे। मर्सर इस सब से बेहद परेशान था और डर के साए में जी रहा था। हरमानी ये सब सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो अभी भी ये समझ नहीं पाती कि हालात इतने बिगड़ चुके हैं। वो वहाँ से चुपचाप निकल जाती है और बोटिंग करने चली जाती है। बोटिंग उसके लिए एक तरह की थेरेपी थी जहाँ वो अकेले अपने विचारों को शांत कर सकती थी, लेकिन इस बार हालात अलग थे। अंधेरी रात में वो गलती से बोट से नीचे गिर जाती है। ठंडे पानी में डूबते हुए उसका दम घुटने लगता है, लेकिन तभी आसमान में हेलीकॉप्टर की रोशनी चमकती है। रेस्क्यू टीम तेजी से उसे बचाने के लिए पहुंचती है। बचने के बाद हरमानी को बताया जाता है कि वो उसे सिर्फ सी चैन कैमरों की वजह से बचा पाए। ये वही कैमरे थे जो पूरे शहर में लगे हुए थे और हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। इसके बाद सर्कल के सीईओ बेली खुद उसका इंटरव्यू लेते हैं। बेली पूछते हैं कि ये एक्सपीरियंस उसके लिए कैसा रहा। हरमानी कहती है अगर सी चैन कैमरे नहीं होते तो शायद वो आज जिंदा नहीं होती। ये सुनते ही बेली बहुत चालाकी से उसे मैनिपुलेट करने लगता है। वो कहता है सब कुछ शेयर करना जरूरी है, कुछ भी छुपाना झूठ बोलने के बराबर होता है। सीक्रेट्स और लाइज। हरमानी जो अब तक कैमरे की वजह से बची थी इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाती है। वो अब सी चैन पोर्टेबल कैमरा पहनने वाली पहली इंसान बन जाती है जिस पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। सभी लोग इस फैसले पर ताली बजाते हैं, लेकिन एनी और टाइलर इस चीज से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आते। अब कैमरा हरमानी को हर वक्त देख रहा होता है, यहाँ तक कि जब वो सुबह सुबह अपने बेसिक हाइजीन वाले काम कर रही होती है तब भी कैमरे की नजर उस पर बनी रहती थी। हरमानी अब इस ट्रांसपेरेंसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बन चुकी थी। उसे तीसरा हफ्ता हो चुका था इस एक्सपीरियंस को करते हुए। अब तक 2.3 मिलियन यानी 23 लाख लोग इसे लाइव देख रहे थे, लेकिन फिर एक भयानक घटना होती है। एक दिन गलती से हरमानी अपने माता पिता को इंटीमेट होते हुए देख लेती है, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी। उसके साथ साथ उसे देखने वाले 2.3 मिलियन लोग भी ये सब देख चुके थे। हरमानी को बेहद शर्मिंदगी महसूस होती है। अब ऑफिस में एनी हरमानी को पूरी तरह इग्नोर करने लगती है। एनी अब उसकी दोस्त नहीं रही क्योंकि उसे ये सब प्राइवेसी के खिलाफ लग रहा था। अब हरमानी को सिर्फ 3 मिनट का बाथरूम टाइम मिलता है जिसमें वो एनी से बात करने की कोशिश करती है। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है तुम इन सब में बहुत ज्यादा गहराई तक चली गई हो, ये ठीक नहीं है। लेकिन हरमानी अब पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी। अब ऑफिस की मीटिंग के दौरान हरमानी एक और बड़ा ऐलान करती है। वो कहती है कि अब बोटिंग भी द सर्कल कंपनी के जरिए करवाई जानी चाहिए ताकि हर बोट का रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से रखा जा सके। एनी फिर से उसे बीच में रोकती है और उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन अब हरमानी को सर्कल ने पूरी तरह से अपने विचारधारा में ढाल दिया था। उसका ये आइडिया सीईओ बेली को बहुत पसंद आता है। अब हरमानी एक स्पीच देती है और बताती है कि इस आइडिया को पहले ही 22 देशों की सरकारें मंजूरी दे चुकी है। इसके साथ ही वो सोल सर्च नाम की टेक्नोलॉजी को भी इंट्रोड्यूस करती है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिससे किसी भी इंसान को सिर्फ 20 मिनट के अंदर ढूंढा जा सकता था। हरमानी इसका डेमो दिखाने के लिए एक फरार क्रिमिनल का नाम लेती है। फिर दुनिया भर में फैले द सर्कल के कैमरों की मदद से उसे कुछ ही मिनटों में ढूंढ निकाला जाता है। ये देखकर ऑडियंस बेहद एक्साइटेड हो जाते हैं। अब वो सभी हरमानी को मर्सर को ढूंढने के लिए कहते हैं। हरमानी पहले तो मर्सर को ढूंढने के लिए मना कर देती हैं, लेकिन तभी सीईओ बेली वहां पर आता है। बेली उसे फोर्स करता है कि वो भीड़ की मांग को माने और मर्सर को ट्रैक करे। इस पूरे कॉन्फ्रेंस को टाइलर भी लाइव देख रहा था और वो इस फैसले से बेहद परेशान हो जाता है। अब सोल सर्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया भर में फैले द सर्कल कैमरों की मदद से मर्सर को ढूंढने की कोशिश की जाती है। कुछ ही मिनटों में मर्सर को एक जंगल में ढूंढ लिया जाता है। वहाँ कुछ अजनबी लोग उसे हिरण हत्यारा कहकर बुलाने लगते हैं क्योंकि उनके हिसाब से उसने हिरण को मारा था। मर्सर बुरी तरह घबरा जाता है और जंगल से भागकर अपनी कार तक पहुंचता है, लेकिन अब दुनिया भर से लाखों लोग उसे लाइव ट्रैक कर रहे थे। कुछ लोग उसका पीछा करने लगते हैं और वो तेजी से अपना कार भगाने लगता है।
भागने की जल्दी में मर्सर गलती कर बैठता है। उसकी कार ब्रिज से सीधे नीचे गिर जाती है और वो मौके पर ही मारा जाता है। ये सब लाखों लोग लाइव देख रहे थे। अब हरमानी मर्सर की मौत से पूरी तरह टूट जाती है और वो 4 दिन तक रोती रहती है और खुद को इस घटना के लिए दोषी मानती है, और वो है भी। इसी बीच एनी, जो कि अब स्कॉटलैंड में रह रही थी, उसे कॉल करती है। एनी कहती है, हरमानी यही सही वक्त है सर्कल को छोड़ने का तुम्हें। लेकिन हरमानी अब भी कंपनी का समर्थन कर रही थी। वो कहती है कि मर्सर की मौत सर्कल की गलती से नहीं हुई, बल्कि ये टेक्नोलॉजी दुनिया के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। यानी कि उसे अभी भी पछतावा नहीं हो रहा है कि उसने किसी का कत्ल कर दिया है। अब बेली और टॉम हरमानी को एक ऊंची पोजीशन ऑफर करते हैं। वो कहते हैं कि वो भी टायलर की तरह एक फ्लेक्सिबल और पावरफुल मेंबर बन सकती है, लेकिन हरमानी इस ऑफर को ठुकरा देती है। वो कहती है, मेरे फंड्स मर्सर की फैमिली को ट्रांसफर कर दीजिए। अब हरमानी टायलर से मिलती है। वो डाटा स्टोरेज फैसिलिटी में एक गुप्त जगह पर जाते हैं। टायलर उसे बताता है, मैंने वही किया जो कंपनी ने मुझसे कहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये सब बहुत ही खतरनाक है, खासकर जब से मर्सर की मौत हुई है। हरमानी इस बार उसकी बात से सहमत होती है। अब वो एक नई योजना बनाती है। इसके बाद सर्कल में एक और बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है, जिसे सीईओ बेली होस्ट कर रहा होता है। हरमानी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेती है और टॉम को भी ज्वाइन करने के लिए कहती है। फिर वो सबके सामने अपनी विचार रखती है। वो कहती है, मर्सर शायद आज भी जिंदा होता अगर मैंने उससे बातचीत बंद ना की होती। फिर वो सीचैन कैमरे की बात करती है और सीधे बेली और टॉम की ओर देखती हैं, और वो कहती है, दूसरे की तरह तुम दोनों को भी जनता के लिए पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है कि नहीं। अब बेली और टॉम डर जाते हैं, लेकिन उनका डर और भी बढ़ने वाला था। हरमानी लाइव कॉन्फ्रेंस के दौरान उनकी पर्सनल फाइल्स को डिस्क्लोज कर देती है, यानी खोल देती है, यहाँ तक कि उनकी सीक्रेट फाइल्स को भी पूरी दुनिया के सामने उजागर कर देती है। अब बेली और टॉम की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। ये उनके करियर और द सर्कल कंपनी के लिए विनाशकारी साबित होता है। अब द सर्कल का अंत हो चुका था और हरमानी उसकी नए लीडर बन चुकी थी। आखिरी सीन में हम देखते हैं कि हरमानी बोटिंग कर रही होती है, लेकिन अब आसमान में कई ड्रोन उसके ऊपर उड़ रहे थे। फिर कैमरा जूम आउट होता है। फिर हम देखते हैं कि दुनिया भर के अलग अलग देशों के लाखों लोग स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। अब हर इंसान को 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।